हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन कैसे होती है। देखो, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। ठीक है, तो कैसे होती है? जो है अपनी डेली लाइफ में कई सारे फ्यूल्स का उपयोग करते हैं। अब ये जो फ्यूल्स हैं ये बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड रेन के रूप में हमारी धरती पर गिरते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम? एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट भी होते हैं, बैड इम्पैक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इसके बारे में हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एसिड्स के बारे में बात की थी कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड देख ली थी। कई सारे सब्सटेंस देख लिए थे जिनमें एसिड पाए जाते हैं। बेस के बारे में बात की थी कि बेस क्या होते हैं। इनका टेस्ट बिटर होता है, टच करने में सोपी होते हैं यानी कि साबुन जैसे होते हैं, फिसलनदार। ठीक है, फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीच है। ठीक है, अमोनिया है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है। ठीक है, इन सभी में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद हमने कई एग्जाम्पल भी देख लिए थे बेस के, और अलग अलग सब्सटेंसेस देख लिए थे जिनमें ये बेस पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, फिर हमने बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फिर हम बात कर रहे थे न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं। अगर पीएच की बात करें तो न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच होता है 7। उससे ज़्यादा जिसका पीएच होता है वो होते हैं बेसिक या एल्कलाइन सब्सटेंस, और उससे कम, ये 7 से कम जिसका पीएच होता है वो होते हैं हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में। चलिए, फिर हमने इंडिकेटर के बारे में बात की थी और अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हमने देखे थे। अच्छा, इंडिकेटर होते क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। अब ये कैसे बताएंगे एसिड और बेस के प्रेजेंस के बारे में? बाय चेंजिंग देयर कलर, यानी कि अपने रंग में परिवर्तन करके ये हमें बताते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कई तरह के इंडिकेटर देख लिए थे। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। चलो, तो जैसे लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ एक्टिविटीज की थी। एक्टिविटीज में अलग अलग सैंपल हमने कलेक्ट किए थे और अलग अलग सैंपल को कलेक्ट करके इनका लिटमस टेस्ट किया था। ठीक है, इनका नेचर देखा था, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, लिटमस की हेल्प से। फिर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी हमने कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये जो लिटमस है वो कोई भी कलर चेंज नहीं करता। फिर हमने टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात की कि टर्मरिक इंडिकेटर बनाते कैसे हैं। तो बहुत इजी है, हम घर में भी बना सकते हैं टर्मरिक इंडिकेटर। क्या करना है? टर्मरिक लेना है 1 स्पून, उसका वाटर में मिला करके एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को किसी ब्लॉचिंग पेपर या किसी भी के फिल्टर पेपर पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर लगा करके
पूरा अच्छे से, फिर उस स्ट्रिप को क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, है ना, उस पूरे पेपर को ड्राई कर लेंगे। फिर उस पेपर से छोटे छोटे स्ट्रिप्स को काटेंगे ड्राई करने के बाद, और ये हमारा लिटमस का सॉरी टर्मरिक का इंडिकेटर तैयार है। इससे भी हम सेम जैसे लिटमस का टेस्ट करके हम नेचर बताते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बता सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कलर जो है डिफरेंट शो होगा। यहाँ पर अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो उसमें लिटमस अपना कलर चेंज नहीं करेगा, और कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसमें भी लिटमस अपना कलर नहीं चेंज करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है तो उसमें लिटमस अपना कलर चेंज करेगा और येलो कलर से रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया था जैसे हम इससे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, मैजिकल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप मैजिकल ग्रीटिंग कार्ड? देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, साबुन का या कोई भी वॉशिंग पाउडर है उसका एक सॉल्यूशन एक कंटेनर में बना लोगे। ठीक है, आपने बना लिया। अब एक आपने क्या करना है, एक येलो कलर, एक क्या लेना है आपको, एक शीट लेनी है, उस पर हल्दी का पेस्ट लगा देना है पूरे उस पर। ठीक है, अब वो जो टर्मरिक पेस्ट आप लगाओगे तो जैसा आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, ऐसे आपको वो शीट दिखेगी। अब इस शीट पर आप क्या करोगे कि वो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपने बनाया ना, साबुन का लगभग ट्रांसपेरेंट होता है या हल्का व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है, होता है ऐसा, तो उससे अगर आप ब्रश डाल करके लिखोगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप जो है किसी ट्रांसपेरेंट चीज से लिख रहे हो, लेकिन वो कैसा अपीयर होगा, रेड अपीयर होगा, रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा एक ग्रीटिंग कार्ड इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर टर्मरिक इंडिकेटर से भी हमने अलग अलग सॉल्यूशन को टेस्ट किया था और उनके नेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, चलो, फिर हमने इस तरीके से देख लिया था कि जैसे टर्मरिक कोई शर्ट है उस पर टर्मरिक यानी कि हल्दी गिर गई है, हल्दी का कोई पेस्ट गिर गया है या कोई दाग लग गया है, तो उसे जब हम सोप में डालते हैं तो वो कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। ठीक है, रेड क्यों अपीयर होता है, बेस की वजह से, क्योंकि सोप में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, इस वजह से। ठीक, फिर हमने चाइना रोज का इंडिकेटर बना लिया था। अब जैसे हमने चैप्टर पहले पढ़ा था उसमें रेड रोज इंडिकेटर बनाया था, तो वैसे ही हमें चाइना रोज इंडिकेटर भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही हम चाइना रोज इंडिकेटर तैयार करेंगे तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये क्या करता है बच्चों, ये एसिड में देता है मजेंटा कलर और बेस में देता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर भी कई सारे टेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास थे। इन टेस्ट सॉल्यूशन का हमने टेस्ट किया और इनका इनिशियल कलर और फाइनल कलर में अगर हम कंपेयर देखें तो देखो, इनिशियल कलर अगर हम शैम्पू सॉल्यूशन की बात करें, है ना, शैम्पू का इनिशियल कलर था मिल्की। अब जैसे ही हमने इसमें इंडिकेटर डाला तो इसका कलर हो गया ग्रीन। और ग्रीन कलर किस में शो करता है, ये चाइना रोज इंडिकेटर बेस में। ठीक है, अगर हम लेमन जूस की बात करें तो इसका कलर था पहले डर्टी वाइट। अब इसमें हमने चाइना रोज इंडिकेटर डाला तो इसका कलर हो गया है मजेंटा। मजेंटा कलर किसमें शो करता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर में हमने देख लिया था कैसे कलर ये शो करते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों की ये जो हमारे पास रेड कैबेज होती है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, इसको भी हम इंडिकेटर इसका तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस में और न्यूट्रल में ये अलग अलग कलर शो करता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी। तो एसिड रेन कैसे होती है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रेन वाटर के साथ मिलती है तो एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड, कार्बन के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड, तो ये एसिड्स बनाती है।
फिर वो एसिड बच्चों रेन के रूप में, यानी कि एसिड रेन के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये जब प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर गिरता है तो ट्रीज को, उनकी लीव्स को क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। हाई ऑल्टीट्यूड में पाए जाने वाले कुछ रेयर स्पीसीज भी एसिड रेन की वजह से खराब हो रहे हैं ना। जो स्पीसीज रेयर है वो भी खराब हो रही हैं। ठीक है, उनकी लीव्स भी खराब होती हैं। ठीक, नेक्स्ट और क्या क्या इम्पैक्ट है, देखो यही रेन वाटर हमारी सॉइल पर गिरता है और सॉइल को भी बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है। अब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो उस पर फसल नहीं उगेगी। ठीक है, तो सॉइल को भी खराब करता है। दूसरा, पहले उग रही जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो हमारी फसलें हैं, उन्हें भी क्या करता है, डैमेज करता है, उन्हें भी खराब करता है। इसके अलावा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे ताजमहल है, तो इस सभी मॉन्यूमेंट्स को भी क्या करता है, ये खराब कर देता है। इसके अलावा ये जो रेन वाटर है ये बह करके हमारे वाटर बॉडीज में जाता है, जैसे लेक, सीज, ठीक है, पॉन्ड्स, इनमें जाता है और वहां रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल है, उन्हें भी क्या करता है, डैमेज करता है। उनका सर्वाइवल भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एसिड रेन की वजह से। तो आप देख सकते हैं एसिड रेन का कितना ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट में। अच्छा, क्या इस इम्पैक्ट को रोका जा सकता है ना, थोड़ा कोशिश तो हम कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, देखो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, है ना, ट्रीज को प्लांट करके, ज्यादा से ज्यादा अगर हम ट्री प्लांट करते हैं तो इससे भी पॉल्यूशन को कहीं हद तक रोका जा सकता है। दूसरी चीज, जो भी हम ये फ्यूल यूज कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा यूज ना करके, यानी कि जब इनकी नितांत आवश्यकता हो तभी यूज करना है। जैसे हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं जिससे नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो रेन एसिड रेन का मेन कॉज भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्यूल्स हैं, इनकी जगह पर ऐसे फ्यूल यूज करके जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करते हो, जैसे कि सीएनजी, तो ऐसे व्हीकल का यूज करना जो क्या हो, जो सीएनजी पर चलते हो। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी तो वो एसिड नहीं बनाएगा वाटर के साथ मिलकर के, और एसिड रेन नहीं होगी। दूसरा, कि अगर हम यूज कर रहे हैं इन फ्यूल को, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट डिस्टेंस पर हम पैदल चलें, वहां पर व्हीकल का उपयोग ना करें। ठीक है, सिग्नल पर या जहां पर हमें वेट करना है वहां पर हम क्या करें, अपने जो इंजन है उसको ऑफ कर लें। जो भी हमारे व्हीकल है उनका नियमित रख रखाव हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको यूज करके हम जो है थोड़ा बहुत एसिड रेन को कम कर सकते हैं। चलिए, फिर हमने बात की थी एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जो कि है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक से ब्राइट पिंक हो जाता है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में। तो हम इसका टेस्ट करके देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इमेज में हमने टेस्ट किया भी था। ठीक है, चलो, फिर हम बात कर रहे थे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं, तो जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं, तो अभी तक तो हम एसिड बेस को एक साथ नहीं मिला रहे थे, अभी तक तो हम केवल टेस्ट कर रहे थे इंडिकेटर से, एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। लेकिन जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, बनता कैसे है, एसिड और बेस करते क्या है, एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी कि बेसिकली हम कहें, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस। तो जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इतने हमने बात कर ली थी। जैसे ये रिएक्शन हमें दिख रही है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हमें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो ये है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो एसिड और बेस मिलकर के वाटर और सॉल्ट बना रहे हैं। फिर हमने कुछ और पॉइंट डिस्कस किए थे कि जैसे एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो ये वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हीट
हमेशा बनती है और इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर जो है एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है। अब ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर क्या है, ये हमने डिस्कस करा था अपने लास्ट लेक्चर में कि एसिडिक नेचर तब जब कोई सॉल्ट कैसा है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। और न्यूट्रल सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा ये डिपेंड करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, समझ में आया, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। फिर एसिड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट के दो पेरेंट होते हैं। अब दो पेरेंट कौन कौन से, एक एसिड है और एक बेस है, उसी से मिलकर के तो बना है सॉल्ट, ठीक है। चलिए ये बात कर ली थी। फिर हम एसिड और बेस के बारे में डिफरेंस भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि एसिड जो है खट्टा, उनका स्वाद होता है, सार टेस्ट होता है, और बेस जो है उनका टेस्ट होता है बिटर, यानी कि कड़वा। अच्छा, तो जितनी भी कड़वी चीज है क्या वो सभी बेस होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर हम बात करें करेला, बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉड, ठीक है, बिटर गॉड, सॉरी बॉटल गॉड नहीं, बिटर गॉड। तो जो करेला है, बिटर गॉड है, तो वो स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन वो एक बेस नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई बेस नहीं पाया जाता। क्लियर है इतना। तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो बिटर हो वो बेस हो, लेकिन बेस बिटर होते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। तो बेस जो है जनरली क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि सॉल्युबल होते हैं एसिड। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, जबकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। बेस क्या करते हैं, चाइना रोज के सॉल्यूशन को ग्रीन बना देते हैं ना बेस में, और एसिड में कैसे बनाते हैं, डार्क पिंक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो अभी तक हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो हमने देखा एसिड और बेस जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि एवरीडे लाइफ पर कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में यूज होती है। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जिसे अपच भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनडाइजेशन का मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ खाना खा लिया या ज्यादा खाना खा लिया, तो कुछ समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टमक में, चेस्ट में क्या हो रहा है, एक बर्निंग पेन, जलन हो रही है स्टमक में, ऐसा फील होता है। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा होता है हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड होने की वजह से। अब आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कि स्टमक में क्या एसिड होती है। हाँ बच्चों, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, हमेशा मौजूद है, यानी कि अभी भी आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वो किस क्वांटिटी में होती है, कम क्वांटिटी में होती है, ताकि जो भी हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन का पाचन हो सके। तो जो भी हम खाना खाते हैं ये एसिड उसे ब्रेक डाउन करता है, फिर आगे जाके हमारा भोजन का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आगे होता है, ठीक है। तो HCl तो प्रेजेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो एसिड है ये बढ़ जाता है, एक्सेस में हो जाता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि एसिड जो है ज्यादा जब हमारे स्टमक में होने लगता है, फिर हमें होती है एसिडिटी, जिसे क्या कहा जाता है, अम्लता हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी होने लगती है। अब एसिडिटी के कारण बच्चों हमें एक बर्निंग पेन, डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अब HCl यानी कि एसिड जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो जब एसिड ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एंटासिड बेस ले लेते हैं, ठीक है, कोई बेस ले लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। HCl तो क्या है,
HCl तो क्या है, एक एसिड है, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या है, बेस है। तो क्या होता है, जैसे हम ये एंटासिड बेस लेते हैं या ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते ही जो हमारे स्टमक में जो एसिड है, जैसी वो बेस के कांटेक्ट में आएगी तो धीरे धीरे बेस क्या करेगा, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होगा इसका इफेक्ट, वैसे ही हमें रिलीफ मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा, यानी कि जो पेन हो रहा था उससे अब हमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये था इंडाइजेशन। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा भी गया है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, गिव अस रिलीफ as it neutralizes the effect of excess acid produced inside the stomach, यानी कि जो स्टमक में एक्सेस एसिड बन रही है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है घर में, या हमारे साथ भी ऐसा होता है, या किसी और के साथ भी ऐसा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, कोई एंटासिड बेस जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो लेना चाहिए। क्लियर है, इतना अब आप नोट कर लीजिए इंडाइजेशन के बारे में। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हाँ, डेली लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है एंट बाइट, यानी कि चींटी का काटना, है ना। चींटी जब काटती है, डंक मारती है ना, चींटी काटती है ना। या यहाँ पर हम बी स्टिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, मधुमक्खी जब डंक मारती है। ठीक है, दोनों चीजें। तो पहले हम एंट बाइट के केस को स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, आपने अक्सर महसूस किया होगा, जैसे कभी भी आपके हाथ पर, मान लो इस जगह पर जहां पे हमने ये रेड डॉट बनाया है, ठीक है, मान लो इस जगह पर, अब हाथ है या पैर है जो भी है, इस जगह पर चींटी ने आपको काट लिया है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, जहां पर भी चींटी काटती है, अगर आपके किसी बॉडी पार्ट पर चींटी ने काट लिया है तो वहां पर आपको कैसा दर्द होने लगता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, यानी कि निडल चुभने जैसा दर्द वहां पर होने लगता है। ठीक है, और पूरी स्किन कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, और कंटिन्यू वहां पर जो है पेन होता रहता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा होता है बच्चों क्योंकि चींटी का जो डंक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें होती है फॉर्मिक एसिड। तो चींटी जब हमारे स्किन के किसी भी एरिया पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पर डंक मारती है, तो सिंपली वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड डाल देती है उस जगह पर जहां पर वो डंक मार रही है। अब जैसे ही वो हमारे स्किन पर या जिस जगह पर भी उसने डंक मारा है, हाथ पर मान लेते हैं, तो हाथ पर क्या कर लेती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर लेती है। उस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें जो है एक बर्निंग पेन, निडल चुभने जैसा दर्द जो है वो महसूस होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब चींटी ने हमारी बॉडी पर फॉर्मिक एसिड यानी कि एसिड इंजेक्ट किया है, तो हमें वहां पर कोई बेस लगाना चाहिए, है ना, कोई बेस लगाना चाहिए। अगर हम कोई बेस लगाते हैं तो बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमें अपने आप ही रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जिस एरिया पर चींटी ने काटा है, मान लो इस एरिया पर ये रेड स्पॉट है, यहाँ पर चींटी ने काटा है, तो उसने क्या करा, काट करके हमारी बॉडी पर क्या इंजेक्ट करा, फॉर्मिक एसिड, जो कि एक एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बच्चों एक बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा है या सोप है, सोप भी क्या है, एक माइल्ड बेस है। तो कोई भी माइल्ड बेस हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो माइल्ड बेस लगा करके क्या होता है, जैसे ही हम माइल्ड बेस लगाते हैं वैसे ही धीरे धीरे बेकिंग सोडा रब करने के बाद क्या होता है, ये जो बेस है उसने क्या कर लिया है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया है। ये बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है और फॉर्मिक एसिड तो एसिड है। तो बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जिससे हमें रिलीफ महसूस होता है। तो द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग इज कॉज्ड बाय फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा लगाते ही क्या हो जाएगा, जो फॉर्मिक एसिड है या जो वो एंट स्टिंग है, ठीक है, एंट बाइट है, उसका जो जो पूरा दर्द है वो पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। अब सॉइल ट्रीटमेंट में क्या हमें पढ़ना है, देखो जैसे हमने कहा एसिड रेन से क्या हो जाती है, सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक भी हो जाती है और कभी कभी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक भी हो जाती है, कभी एसिडिक कभी बेसिक। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की या कोई भी हमारी क्रॉप है, फसल है, तो वो ना तो एसिडिक सॉइल में ग्रो करती है ना तो बेसिक सॉइल में ग्रो करती है। उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो हमें क्या करना है, उसमें कोई बेस मिला देना है, और अगर सॉइल ज्यादा बेसिक है तो क्या करना है, उसमें कोई एसिड मिला देना है। तो ऐसे क्या कर लेंगे हम दोनों के, अगर ज्यादा एसिडिक सॉयल है तो बेस डाल करके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और ज्यादा बेसिक है तो एसिड डाल करके बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है और बहुत ज्यादा बेसिक है तो प्लांट ग्रो नहीं करते। तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हमें वहां पर क्विक लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या स्लेक्ड लाइम जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम डाल करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं। क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम क्या है, हमारे बेस हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको डालते हैं एसिड में तो वो क्या कर लेते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो हम कोई ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे घरों में है ही होते ही हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो रिलीज करते हैं एसिड, और जब ये एसिड रिलीज करेंगे तो बेसिक सॉइल को ये एसिड क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल कैसी हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। अब वहां पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट आप जानते हैं, जहां पर भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे बहुत एक लार्ज अमाउंट में वेस्ट निकलता है। अब ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ये ज्यादातर होता है कैसा, एसिडिक नेचर का। क्या होता है, ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है। अब इस वेस्ट को कहाँ डालेंगे, इस वेस्ट को क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर इस वेस्ट को बिना ट्रीट किए हुए ऐसे ही हम क्या कर देंगे, वाटर बॉडीज में डाल देंगे, तो वहां पर रहने वाले जो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, उन सब वो सभी क्या हो जाएंगे, उस एसिडिक वेस्ट से वो सभी क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, या उनका जो सर्वाइवल है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, देखो बच्चों अभी हमने यही बात की, जो फैक्ट्री से आने वाला ज्यादातर वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का होता है, और हम जानते हैं ये जो वेस्ट है इसे वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही अगर इस एसिडिक वेस्ट को वाटर बॉडीज में छोड़ा जाएगा तो ये वाटर बॉडी को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, और इसमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स भी होते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही ये एसिडिक वेस्ट जाता है वाटर बॉडीज में, तो वहाँ रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, उन सभी को क्या कर लेता है, वाटर को एसिडिक बना देगा। तो प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस वाटर में सर्वाइव करना। तो वो क्या हो, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो मर सकते हैं, है ना। वो सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, फिशेस, वो सभी किल हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो ये जो एसिडिक वेस्ट है, क्या करना चाहिए, इस फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट करना चाहिए। और ट्रीट कैसे करेंगे, इस पर जो है बेस डाल करके इसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए, और जो इसमें हार्मफुल हार्श केमिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे वाटर बॉडीज में थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज में अपने आप फिर ये चले जाएंगे, और फिर फिशेस को, वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, यानी कि ज्यादातर जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है, इसमें कि बेस नहीं होता है। बेस भी होता है लेकिन लार्ज क्वांटिटी में एसिड होता है। If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organism. तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए वाटर बॉडीज में, तो ये वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस ऐड करके। ठीक है, जब न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, फिर इसे जो है आसानी से पानी में फेंका जा सकता है, ये डाला जा सकता है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। पहले हमने इसकी एनसीईआरटी से भी हमने पढ़ा, फिर हमने इसके प्रॉपर नोट्स से भी पढ़ा, है ना। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हो सकते थे, सारे टॉपिक्स हमने कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो आज हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एवरीडे लाइफ में कैसे हमारे काम आती है, या कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि एंट स्टिंग। ठीक है, चींटी जब डंक मारती है ना, सॉरी, चींटी जब काटती है, तो वो क्या करती है, वहां पर एसिड रिलीज कर देती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी पार्ट पर। तो हम क्या करते हैं, वहां पर कोई बेस लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उस पेन से रिलीफ पा सकते हैं। उसके अलावा जब एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम कोई एंटासिड बेस लेकर के, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर के क्या कर सकते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही सॉइल के केस में भी है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है, तो कोई प्लांट वहां पर ग्रो नहीं करेगा। तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है, तो वहां पर कोई बेस डाल करके हम एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर सॉइल ज्यादा बेसिक है, तो वहां पर कोई एसिड या ऑर्गेनिक मैटर डाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ में हमने फैक्ट्री वेस्ट के बारे में बात की कि ज़्यादातर वेस्ट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो उसे वाटर बॉडीज में थ्रो करने से पहले, वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उसे ट्रीट कर लेना चाहिए, उसमें बेस डाल करके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।